नमस्ते मृगांक। जी नमस्ते। बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। जी तो अब कौन सी क्लास में हैं आप? जी अब मैं कक्षा 8वीं में हूँ। अच्छा है आपका। और मैं देख रहा हूँ कि आपके पास आपकी जो पाठ्य पुस्तक है मल्हार कक्षा जी 8 की वो आ गई है। हाँ जी। और इसका कोई पाठ आप लेकर बैठे हैं, तो चलिए इसके बारे में कुछ बात करते हैं। जी पाठ का नाम है हम्म, एक टोकरी भर मिट्टी। अच्छा। तो इस पाठ में क्या होता है हम्म, कि एक श्रीमान जमींदार थे। हम्म, उनका बड़ा सा एक महल था। जी। तो उनके महल के पास एक गरीब और अनाथ बुढ़िया की झोपड़ी थी। अच्छा। अब जमींदार साहब ने सोचा कि जो मेरा महल है उसका अहाता मैं थोड़ा बढ़ा दूं। अच्छा, तो उनने जमींदार। सोचा हम्म, कि झोपड़ी तक बढ़ाता हूँ इसे। ओके। बुढ़िया से बोला कि यहाँ से हटा दे इस झोपड़ी को। तो बुढ़िया ने मानी नहीं, हम्म, क्योंकि वो बहुत टाइम से वहाँ पे थी, बूढ़ी हो गई थी। हम्म, तो जो उनके हस्बैंड थे हम्म, और उनके हस्बैंड का एक बेटा था, हम्म, तो वो भी वहीं मर गया था और वो भी वहीं मर गए थे। हम्म, अब जो उनके हस्बैंड के बेटे की पत्नी थी, हम्म, उनकी थी एक बेटी, हम्म, तो वो भी मर गई। तो अब बची बेटी। पोती अब, इनकी। हम्म, पोती 5 हम्म, साल की थी। हम्म, तो अब क्या हुआ, वो वही थी उसके लिए एक आधार। हम्म, वही रोटी बनाती, वही उसे खिलाती। हम्म, फिर जब उसे ये याद आता कि क्या क्या हुआ है उसके साथ, तो रोने लगती। और अच्छा। जब उसने ये सुना कि उसका पड़ोसी, मतलब उसका पड़ोसी जमींदार था, हम्म, जमींदार क्या चाहता है, हम्म, तब मतलब वो मृत प्राय मतलब हम्म, मृत्यु जैसा लगना कि हम्म, अब तो मर ही गए हैं। तो अब वो झोपड़ी से नहीं जाना चाहती थी। हम्म, लेकिन अब जमींदार ने क्या किया, बाल की खाल निकालने वाले जो वो होते हैं वकील, हम्म, वकीलों को बुलाया। हम्म, और फिर अंत में रिजल्ट ये निकल के आया कि बुढ़िया को वहां से जाना ही पड़ेगा। अरे अच्छा। बुढ़िया और उसकी पोती वहां से चली गई, हम्म, अब कहीं और जाकर रहने लगी। अब जब अच्छा। देखो, अब झोपड़ी जमींदार की हो ही गई थी। तो हम्म, उसने सोचा कि जब चलो कुछ काम करते हैं यहाँ पे। हम्म, तो उसने अपने सेवक को बुलाया, बोला ये काम करो। हम्म, तभी वो जो बुढ़िया झोपड़ी के आसपास आ गई एक टोकरी लेके। हम्म, अब जो उस बुढ़िया ने जमींदार से बोला हम्म, कि जब से हमने ये झोपड़ी छोड़ी है, हम्म, मेरी पोती जो है बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही है। ओ, वो चाहती है कि मैं अपने घर चल कर ही खाना खाऊंगी। हम्म, तो मैंने यह सोचा है कि यहाँ की एक टोकरी भर मिट्टी मैं ले जाऊंगी, हम्म, उससे चूल्हा बनाऊंगी, उसी में रोटी पकाऊंगी। हम्म, अब क्या पता वो खा ले। तब हम्म, जमींदार ने आज्ञा दे दी, उसको दया आ गई उस पे। हम्म, अब बुढ़िया ले आई एक टोकरी भर मिट्टी। हम्म, अब वो जो है उसको हाथों में उठा के लाई। अब घर तक तो हाथों में ही ले जा सकती थी, सर पर रखना पड़ता। तो उसने वो टोकरी जमींदार के आगे रख दी। हम्म, जमींदार को बोला कि कुछ आप मदद कर दे, ये झोपड़ी उठा के मेरे सर पे रख दो, जिससे अच्छा। मैं इसको मतलब ले जा पाऊँ अपने घर। अच्छा, अब बुढ़िया ने जमींदार से कहा। हाँ जी। अब जमींदार ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ से जा रही है, हम्म, आखिरी बार जाते जाते इसकी मदद कर देता हूँ। हम्म, अब उसने किसी नौकर को नहीं बोला, वो खुद आया हम्म, उठाने। उससे हम्म, उठी ही नहीं। उसने जान लगाई, उससे उठी ही नहीं। हम्म, फिर उसने अपने एक सेवक को बुलाया, दोनों ने मिलकर उठाई, उनसे भी उठी ही नहीं, हम्म, अपनी जगह से हिली ही नहीं। फिर सारे नौकर आए, सबने एक साथ उठाया, उनसे हल्की सी ऊपर उठी और फिर से गिर गई नीचे। अरे अच्छा। अब बुढ़िया ने जो है बड़ी हिम्मत करके जमींदार से बोला हम्म, कि महाराज मैं आपसे एक बात कहूँ, आप बुरा मत मानना, हम्म, कि ये जो झोपड़ी आपने मतलब मुझसे ली है, मुझसे हम्म, छीनी है, हम्म, इस झोपड़ी में हजारों टोकरी भर के हम्म, मिट्टी है, और आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही। हम्म, तो आप लोगों को तो जन्म जन्मों लग जाएंगे यहाँ से इसका मिट्टी मतलब मिट्टी का निकालते भार निकालते। उठाने के लिए। ओके। वाह। फिर जो जमींदार था, हम्म, वो धन मत से गर्वित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गया। क्योंकि हम्म, विद्या ने बात ही ऐसी बोल दी थी हम्म, कि उसकी आंखें खुल गई, उसका दिल पसीज गया। हम्म, फिर उसने क्या किया है, उसका पश्चाताप किया, उसको उसको पछतावा हो गया। हम्म, उसने क्या किया, फिर उसने जो बुढ़िया थी उसके पांव छूकर उससे क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। अच्छा। तो यहीं पे जो है कहानी खत्म होती है। हम्म, इस कहानी के लेखक हैं माधवराव सप्रे। अच्छा। अब थोड़ा माधव लेखक। राव सप्रे। अच्छा, तो ये थोड़ा सा चलिए, आपने कहानी तो हमको सुना दी और हम इसको सर्च करेंगे और पढ़ भी लेंगे। आपने अपने शब्दों में हमको सुनाई। तो अब ज़रा थोड़ा-सा ये बताइए कि इस जो ये लेखक हैं, ये इनके बारे में बताइए, कहानी कब की है? आपको
इस कहानी से क्या आपको लगा, इस कहानी को पढ़कर क्या महसूस हुआ, आप क्या समझ पाए, है ना? जी। तो अब लेखक के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। लेखक का नाम मैं आपको बता चुका हूँ। तो इनका जन्म हुआ था 1871 में मध्य प्रदेश में। अच्छा। और इनकी मृत्यु 1926 में हो गई थी। 1926, ओके। यानी कि हमारी आज़ादी जब हुई थी उससे भी पहले। तो जो इनकी मातृभाषा थी वो मराठी थी, जो कि अभी वर्तमान में महाराष्ट्र की भाषा है। तो ये इनने प्रेरणा ली थी बाल गंगाधर तिलक से। मतलब उनसे इनने प्रेरणा ली, इंस्पिरेट हुए उनसे, और तब हिंदी में आए, तब इनने थोड़े अपने लेख कहानियां लिखी। ठीक। उसके बाद क्या हो गया, जो लोकमान्य तिलक मतलब जो गंगाधर तिलक थे, उनकी एक चर्चित ग्रंथ थी गीता रहस्य। तो इनने क्या किया, मराठी से हिंदी में अनुवाद किया उसका। काफी बड़ा ग्रंथ है। और स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इनकी प्रमुख कृतियां हैं। मतलब इनकी प्रमुख कृतियों में से एक है। अब जो ये कहानी है, ये हमें केवल घटनाएं के बारे में नहीं बताती, ये हमें मिट्टी से उठते हुए उन प्रश्नों के बारे में भी बताती है जो सामाजिक ताने बाने में गांठ बनकर अटके हैं। मतलब जो बातें अटक चुकी हैं समाज में। अब देखो, जैसे कि यही बात यहाँ पे हुई थी। अब जमींदार को क्या ऐसी आंतरिक सोच में उसको वो चला गया कि उसने जो बुढ़िया थी उसको उसकी झोपड़ी उसको वापस दे दी, जबकि पहले उसने ही उससे वो झोपड़ी छीनी थी। तो ये कहानी है। अब ये कहानी कब के दौर की है, तो आप देख ही सकते हो 1871 में इनका जन्म हुआ है। तो 20-21 साल के वर्ष में, मतलब 20-21 साल की उम्र में इनने कहानी लिखी होगी। उस टाइम तो मतलब ना तो कलर्ड प्रिंटर थे, ना तो मतलब कागज था, पेपर था। तो आज़ाद भारत भी उस समय देश गुलाम था जी, क्योंकि ये 1926 में इनका देहांत हो गया। तो इनके देहांत के बाद 26-52 यानी 20-22 साल बाद तो देश आज़ाद हुआ। तो अब तो बहुत पुरानी कहानी है ये, बहुत समय पुरानी कहानी। तो आज के दौर में इस कहानी को यहाँ 21वीं सदी में कक्षा 8 में रखने का क्या मतलब रहा होगा? क्यों इसको आपकी पाठ्य पुस्तक में रखा है? जी, मतलब रखने का इसको ये रहा होगा कि जिससे जो आजकल की जनरेशन के, आजकल के बच्चे जो हैं, आजकल की पीढ़ी के बच्चे, वो यह जान सकें कि वह दौर कैसा था। अच्छा। उस दौर में क्या क्या चीजें घटित होती थी, क्या क्या घटनाएं घटित होती थी। और इसलिए भी रखा होगा क्योंकि ये जो कहानी है, ये भी मतलब जैसे देखो जमींदार के अंदर तक मतलब उसको झकझोर कर दी बुढ़िया की बात। तो वैसे ही हम बच्चे जो हैं आजकल की जनरेशन के, वो भी ऐसी बातों को अपनी जिंदगी में लाएं, कुछ अच्छा करें। तो इसलिए ये कहानी जो है 2025 में इस किताब में रखी गई है। तो अच्छा, ये जो जमींदारी प्रथा के बारे में जानते हैं आप कुछ? क्या होती थी जमींदारी प्रथा, या जी, जमींदार कौन होते थे? कोई अंग्रेज होते थे या कोई बाहर के लोग होते थे? कौन होते थे हम जमींदार? जहाँ तक मेरी समझ है तो जमींदार अपने ही देश के आदमी थे। तो ये अंग्रेज वगैरह नहीं थे, मतलब बाहर के नहीं थे। ये अपनी ही मिट्टी में, अपनी देश की मिट्टी में उगे बड़े लोग थे। तो ये क्या करते थे, इन पे बहुत ज्यादा जमीन होती, जैसे 100 एकड़, 150 एकड़, 10 पौंड ऐसी जमीन होती थी इनके पास। तो ये क्या करते थे, कुछ जमींदार अच्छे होते थे, कुछ बहुत ही बुरे होते थे। अच्छे जमींदार क्या होते थे कि वो अपनी जमीन का तो हिसाब रखते ही थे, चाहे वो जैसे इस जमींदार ने किया वो तो नहीं करते थे। उन्हें भले ही अपना आहता बड़ा करना हो तो किसी और जगह से करते, इस बुढ़िया की झोपड़ी नहीं हड़पते। अब जैसे कुछ बुरे जमींदार हैं, जैसे आप इन्हीं का एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन इस कहानी से एक और बात निकल के आती है कि चाहे आदमी कितना ही बुरा हो, उसके मन में इमोशंस तो होते ही हैं। जैसे इसमें इमोशंस था, अगर इसमें इमोशंस नहीं होते तो बुढ़िया को उसकी झोपड़ी वापस ही नहीं देता। अब बुरे जमींदार लोग ये थे कि वो गुलाम भी बनाते थे, यातनाएं भी देते थे, कुछ तो ऐसे थे। तो ये जमींदार की कहानी है। अच्छा, तो इसको एक चीज और भी है, जैसे इसमें आया फूट फूट कर रोना, तो ये इसका क्या मतलब होता है कि फूट फूट कर रोना? फूट फूट कर रोना मतलब बहुत जोर जोर से रोना, मतलब किसी चीज को याद करके, मतलब जैसे कि बहुत ही मतलब आंतरिक पीड़ा में रो रहे हो आप। और एक और चीज आई थी इसमें कि वो बाल की खाल निकालना। बाल की खाल निकालने से मतलब ये है कि वो जल्दी पीछा नहीं छोड़ते थे।
अच्छा। अब देखो जैसे एक बाल बाल देख लो आप, बाल कितना सा होता है, अब बाल की भी खाल, तो समझ सकते हो आप कि मतलब वो कैसे होंगे वकील जो ऐसा कर देते होंगे। मतलब वो इतनी हद तक जा सकते होंगे कि जब तक आदमी को अपनी जान ना देनी पड़ जाए। अच्छा, और इसमें एक आता कि जेब गरम कर दी, ऐसा कुछ सुना देखा था मैंने कि जेब गरम कर दी। जेब गरम, थैली गरम, तो हाँ, ऐसा इसका कुछ है, मतलब थैली गरम। थैली गरम करने का मतलब होता है कि अपने साथ रख लेना, कि मतलब उनको अपने साथ ले लिया। कहाँ देखिए जरा, कहाँ पे आया था वो, उसको देखिए। जी यहाँ पर बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम करके उन्हें अदालत से उस झोपड़ी और अपना कब्जा कर लिया। अदालत, थैली गरम करने का मतलब हुआ कि थैले भरकर उनको रुपए दिए, रिश्वत दी। थैली भरना ये हुआ, जेब भरना है ना। अच्छा, मतलब उनको इस टाइप से रिश्वत दी। रिश्वत दी ताकि वो उनके पक्ष में फैसला दे दे और बुढ़िया को मजबूर कर दे, ऐसा कुछ। थैली गरम करना, ये इसका मतलब कि होता है भले ही इसमें। न्याय बुढ़िया को मिल रहा हो, लेकिन उनने वो बुढ़िया के साथ अन्याय करेंगे और जिसको जो अन्याय कर रहा है उसको न्याय में रख देंगे कि वो न्याय कर रहा है। तो ये एक शानदार कहानी आपने हमको सुनाई। जी। और इसमें एक चीज़ और भी समझ में आई कि थक हार कर भी बुढ़िया ने बड़ी तार्किकता के साथ और उसको जो है ये जो ज़मींदार थे उनको ये महसूस कराया कि उन्होंने जो है गलत किया उसके साथ और उनको ऐसा नहीं करना करना चाहिए। चाहिए था। चलिए बढ़िया। तो और ये जो नई किताब है मल्हार, तो अभी जी। आप इसमें कितने पाठ पढ़ चुके हैं? पाठ के तौर पे कितनी कहानियाँ पढ़ चुके हैं? जी मैं 3 कहानी पढ़ चुका हूँ, ये तीसरी कहानी थी। अच्छा, तो थोड़ा बाहर से इसका किताब को दिखाइए और कैसी लग रही है आपको ये किताब? जी किताब तो अच्छी ही है। पिछली बार पहले इससे पहले होती थी आपकी वसंत। तो चलिए फिर कभी बात करेंगे इस पे भी कि ये किताब बदली गई है तो क्यों बदली गई है और इसमें जो बदलाव आए हैं वो अच्छे हैं या पहले की किताब से बेहतर है या क्या है। तो अभी फ़िलहाल आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आप खुश रहिए। कुछ और भी इसकी भाषा पर भी आप थोड़ा-सा सोच सकते हैं कि इस कहानी से जो है हम भाषा की जो आउटकम्स हैं, है ना? भाषा की जो बारीकियाँ हैं उस पर हम कितना समृद्ध हो सकते हैं, ये भी देखेंगे। और माधव राव सप्रे जी की जो और कहानियाँ हैं, उन पर भी हम कभी बात करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। शुक्रिया।